होता है और फोरामेन ओवेल होता है। तो हम्म। अ, जब प्लेसेंटा से ब्लड जाता है तो वो ब्लड जो है अम्लाइकल वेन लेके जाती है लीवर के पास। तो लीवर के पास होता है डक्टस विनोसस जो लीवर से ब्लड को बाईपास कराता है और फिर वो ब्लड जाता है इंफीरियर वीना कावा में। इंफीरियर वीना कावा से ब्लड जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कुछ ब्लड जो जाता है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द ब्लड होता है वो फोरामेन ओवेल जो इंट्रा आर्टिकुलर वॉल होती है उसमें एक होल होता है, उसे फोरामेन ओवेल कहते हैं। तो उस होल से वो लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है और लेफ्ट एट्रियम के बाद वो ब्लड जो है वो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है। तो वो जो ब्लड है वो वो आउटा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है। और जो ब्लड होता है जो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पंप होता है लिवर तक, लेकिन सॉरी लंग्स तक। पर जो फीटस होता है उसके अंदर जो लंग्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। तो वहां पे पल्मोनरी आर्टरी में एक बाईपास प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं डक्टस आर्टरियोसस। तो वो जो ब्लड है वो बाईपास कराता है लंग से ब्लड को, और वो अओर्टा में ब्लड जाता है सारा, और अओर्टा के बाद फिर वो पूरी फीटस की बॉडी में जाता है और उसके बाद अम्लाइकल आर्टरीज के थ्रू फिर वो प्लेसेंटा में वापस चला जाता गुड। है। यस मैम। चलो, आज अपन देखते हैं प्लेसेंटा फॉर्मेशन ना। यस मैम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तीनों याद रखना अच्छे से। यस मैम। बाकी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि अपन लिख सकते हैं, बाकी इनमें कुछ फेका फाकी नहीं कर सकते। याद आया तो ठीक है, नहीं तो खत्म कहानी। यस। यस मैम। देखो, प्लेसेंटा को आयुर्वेद में यदि देखा जाए तो अपरा या जरायु बोला जाता है ना। मोस्टली अपरा वर्ड यूज किया गया है। तो क्या बोलेगा क्या है यहाँ पर कि वो वहां पर जरायु की उत्पत्ति कैसी होती है, तो डल्लर के अनुसार रक्त से जरायु की उत्पत्ति होती है और रस से नाभि नाड़ी की उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है। इन्होंने क्या बोले हैं कि जैसे जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनमें आर्तव स्रोतस आर्तव तो आता नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। तो वो जो रज होता है वो नीचे की तरफ जाता है, लेकिन नीचे की तरफ क्या होता है, फीटस। तो नीचे अवरोध होने के कारण वो ऊपर की ओर जाकर आपरा का फॉर्मेशन करता है ना। ऐसा आयुर्वेद में बोला गया है। भोज ने क्या कहे हैं कि गर्भ रस एवं रक्तवाही दोनों का ही अवरोध कर देता है। और इंदु ने बोले हैं कि आहार परिणति प्रभाव अपरा निर्माण में है, मतलब आहार जो माता खाएगी उससे ही अपरा निर्माण होता है, ऐसा इंदु ने बोले। तो अलग अलग आचार्यों के अनुसार अलग अलग आयुर्वेद में बताया गया है, अपन इसको। देन प्लेसेंटा, यस मैम। यदि यदि मॉडर्न के अनुसार बात करें तो यूथेरियन मैमल्स में प्लेसेंटा पाया जाता है। प्लेसेंटा, ह्यूमन प्लेसेंटा जो होता है डिस्कॉइड, इसके शेप के कारण डिस्कॉइड है। हेमोकॉर्डियल मतलब अभी अपन पढ़ेंगे वही से बनता है। मैटरनल ब्लड और वो फीटल आर्टरीज मर्ज होती है, तो वहां पर ब्लड के कारण वो हीमो वर्ड यूज किया है ना। तो हीमोकोरियल ओरिजिन है। और डेसिडुएट, डेसिडुएट यानी आफ्टर बर्थ ये प्लेसेंटा जो है वो शेड ऑफ हो जाता है ना, डेसिडुएट हो जाता है। डेसिडुएट का मतलब शेड ऑफ होना। तो एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, डेसिडुएट है। तो डिफाइन कर रहे हैं डिस्क्वाइट, हेमोकॉर्डियल और deciduate. It is attached to the uterine wall and establish connection between the mother and fetus through umbilical cord. हमको पता है कि यूट्राइन वॉल की जहां पर भी इम्प्लांटेशन होगा वहां से अटैच्ड होता है। तो वो मदर का पार्ट हो गया, और फीटस की अम्लाइकस से अम्लाइकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा जो है वो अटैच्ड होता है ना। फिर डेवलपमेंट, तो डेवलप्ड फ्रॉम टू टू सोर्सेस, याद रखना इसको अपन बोलते हैं फीटो मेटर्नल ओरिजिन होता है। प्लेसेंटा का होता है फीटो मेटर्नल ओरिजिन। क्यों? क्योंकि इसमें फीटस जो है उसका बॉडी पार्ट और मेटर्नल मतलब मदर का, दोनों के बॉडी का कुछ कुछ पार्ट जो है वो इसके फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है। तो फीटस का कोरियन फ्रोंडोसम हमने पढ़े थे, जो क्या बोलते, ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट की दो लेयर पढ़े थे हमने, साइटोट्रोपोब्लास्ट और सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। ठीक है। जब ये सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट वहां पर विलाई का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, विलस इम्प्लांटेशन के लिए विलाई का फॉर्मेशन करेगी। तो वो जो कोरियोनिक विलाई होती है उसको हम कोरियोनिक फ्रोंडसम बोलते हैं। यानी फीटस की तरफ से कोरियोनिक विलाई या कोरियोनिक फ्रोंडसम जो है वो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करेगा।
मैटरनल में क्या करेगा, तो मैटरनल में डेसिडुआ बैसिलिस हमने पढ़े थे। एंडोमेट्रियम, जब प्रेग्नेंट वुमेन की एंडोमेट्रियम होती है उसको हम डेसिडुआ बोलते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं ना, ये यहाँ पे है नहीं, अपन उस पिछले उसमें पढ़े थे, डेसिडुआ स्पॉन्जोसम, डेसिडुआ कॉम्पैक्ट और डेसिडुआ बेसिलिस। तो जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है डेसिडुआ बेसिलिस, ठीक है। तो ये एंडोमेट्रियम का डेसिडुआ बेसिलिस वाला पार्ट मदर की तरफ से प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ से हमको 2 चीजें पता चली कि इसका डेवलपमेंट जो है वो फीटो मैटरनल ओरिजिन है। फीटस का कोरियोनिक फ्रोंडोसम वाला पार्ट फॉर्म करेगा, और मैटरनल का डेसिडुआ बेसिलिस वाला पार्ट, ये देखो, ठीक है। ये जो अपने को एरो लाइक मतलब थोड़े स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो कोरियोनिक फ्रोंडोसम यानी विलाइस होती हैं। और डेसिडुआ बेसिलिस क्या है, तो वो एंडोमेट्रियम की जो वो लेयर है जो शायद मतलब इसके इम्प्लांटेशन में हेल्प कर रही थी, डेसिडुआ बेसिलिस, ठीक है। अब होता क्या है देखो, फिर से यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो ये था हमारा जनरल इसका इंट्रोडक्शन। अभी तक हमने क्या पढ़े थे कि मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई अब कैसे फॉर्मेशन होती है, तो हमने ओवर देख लिए कि फीटस और मैटरनल का क्या क्या पार्ट वहां पर हेल्प करेगा। अब डिटेलिंग देखते हैं कि क्या हुआ था। हमने देखे थे कि मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज करी थी, यानी वहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ, तो जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। जायगोट में माइटोटिक डिवीजन होने के बाद वहां पर ब्लास्टोमिया 2 सेल बनी। देन क्लीवेज होता है 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16 और 64 स्टेज सेल में जाकर मॉड्यूला का फॉर्मेशन होता है। देन मॉड्यूला जो है वो साइज में इंक्रीज होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोसिस्ट जानते हो, बीच की कैविटी ब्लास्टोसील, फिर इनर सेल मास यस मैम। और आउटर ट्रोपोब्लास्ट ना, इसका जाके हो जाता है इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन हुआ तो यहाँ पर हमने देखे थे कि इनर सेल मास जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सेक, ठीक है। और ट्रोपोब्लास्ट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आउटर होता है सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट और साइटो, और अंदर वाला जो होता है वो साइटोट्रोपोब्लास्ट होता है। अब जो सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट है वो यहाँ पर विलाइस का फॉर्मेशन करेगा। कैसे? सबसे पहले प्राइमरी स्टेम विलाई, ठीक है, फिर उसके ऊपर फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी स्टेम विलाई का, देन उसके ऊपर फॉर्मेशन होता है टर्शरी स्टेम विलाई का। ये देखो मैंने बहुत ही ज्यादा रफ डायग्राम बनाई थी, समझ में आ जाएगा। पर पहले ऐसा होता है ना, अंदर की तरफ जो ये गोल वाला पार्ट दिख रहा है ये होता है हमारा इनर सेल मास का डिवीजन, एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक, ये जुड़ा होता है कनेक्टिंग स्टॉक से, कनेक्टिंग स्टॉक से ट्रोपोब्लास्ट से। ट्रोपोब्लास्ट भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, साइटोट्रोपोब्लास्ट, सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। अब जब ये और डिवीजन हुआ आगे चल के, जो जो इनर वाला इनर सेल मास था वो अंदर एम्ब्रियो या फीटस का फॉर्मेशन हो गया, है ना, वो कनेक्टिंग स्टॉक से कनेक्टेड है। अब क्या होता है, ये जो सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट है ये पहले बनाता है प्राइमरी सेल, प्राइमरी विलाई, देन उसके ऊपर बनाता है सेकेंडरी विलाई, उसके ऊपर बनाता है टर्शरी विलाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि फीटस के जो ब्लड वेसल्स हैं वो जाकर इस पे जो ये विलाइस है उस पे अटैच्ड होती हैं, और ऊपर की स्पाइरल आर्टरीज होती है वो मदर से आती है ना, डेस्ट्रियो वेसिलिस वाले पार्ट में पूरा इंसर्ट हो जाती है विलाइस। तो वहां से क्या होता है कि मैटरनल जो आर्टरीज होती है, स्पाइरल आर्टरीज होती हैं, ब्लड को फिल कर देती हैं, इनके इसके जो बीच के स्पेसेस हैं उसको बोलते हैं अपन लैक्यूना। तो यहाँ पर हमारा एक कनेक्शन जो है वो डेवलप हो जाता है, तो इससे होता है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, ठीक है। ये इस तरीके से ये विलाई और डेसिडुआ बेसिलिस से जो आर्टरीज वगैरह सप्लाई होती है ये फॉर्म करती है प्लेसेंटा आगे जाके, ठीक है। क्लियर है? बस इतना ही था, इसमें हमको और कुछ ज्यादा नहीं समझना कि क्या हुआ। देखो इसमें इसमें से क्लियरली दिया हुआ साइटोट्रोपोब्लास्ट है, ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है ये साइटोट्रोपोब्लास्ट है, और उसके ऊपर की लाइनिंग सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट है ना। इस तरीके से प्राइमरी विलस बना। फिर सेकेंडरी विलाई में क्या हुआ कि साइटोट्रोपोब्लास्ट सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी एंटर कर गई। फिर टर्शरी विलस में क्या होता है कि साइटोट्रोपोब्लास्ट है, सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, साथ ही साथ वहां पर फीटल कैपिलरीज भी इंसर्ट हो जाती हैं। अब इन फीटल कैपिलरी, यहाँ से फीटल कैपिलरीज हो गई, ऊपर से डेस्टियो बेसिलिस है, फिर वहां से स्पाइरल आर्टरीज आती हैं, और फीटल आर्टरीज जो आती हैं वो वहां पर एक दूसरे से बर्न हो जाती है, और जो मदर का ब्लड है मतलब मैटरनल बॉडी का ब्लड है वो यहाँ पर फिल हो जाता है। तो इस तरीके से
इम्प्लांटेशन के बाद यहाँ पर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, फिर फीटस जो है वो बाहर आ जाता है ना। ये है इसका स्ट्रक्चर। द विलाई अंडर द विलाई ओवरलाइंग द डेसिडुआ बेसिली कंटिन्यू टू ग्रो एंड एक्सपांड एंड आर कॉल्ड कोरियन फ्रोंडोसम। समझ में आया कि जो विलाइस हैं वो आगे जाकर डेसिडुआ बेसिलिस को पूरी तरीके से पहले तो इंसर्ट होंगी और वहां पर ग्रो करती हैं, एक्सपांड करती हैं। तो ये होता है, इसी को हम बोलते हैं कोरियन फ्रोंडोसम विच सब्सिक्वेंट फॉर्मर डिस्क्वाइड प्लेसेंटा। तो अभी मैंने बताई थी कि फीटस का कोरियन फ्रोंडोसम वाला पार्ट यहाँ पर पार्ट ले रहा है प्लेसेंटा फॉर्मेशन में। तो ये जो सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट वाला पार्ट है ये आगे चल के कोरियन फ्रोंडोसम बनाएगा। तो ये हुआ ना, फीटस का ही पार्ट हुआ एक तरीके से। तो ये यस मैम। हमारा कोरियन फ्रोंडोसम है ना। और डेसिडुआ क्या था? मदर का डेसिडुआ वाला पार्ट, मतलब डेसिडुआ बेसिलिस जो है वो फॉर्म कर रही है प्लेसेंटा। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम जहाँ ऑफ से प्रेग्नेंट अटैच है। यूटरस, हाँ जहां से अटैच, ये देखो हम्म। है। ये ऊपर वाला पार्ट क्या हुआ? डेसिडुआ मतलब एंडोमेट्रियम हुई। और ये नीचे जो फीटस वाला पार्ट है वो इस तरीके से इंसर्ट होकर वहां पर विलाइस का फॉर्मेशन करता है। इसको बोलते हैं हम कोरियन फ्रोंडोसम। और देन आगे जाकर ये अटैच हो जाएगा बहुत अंदर, बहुत डीपली अटैच्ड होता है। और फीटस वाला पार्ट तो बाहर आ गया, उसको तो यूट्रस में आना है, और वो अंदर जाकर वहां पर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। तो डेसिडुआ क्या है? हमने बताया था कि एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस is known as decidua. After initial implantation of blastocyst into the compact layer of decidua, the different portion of decidua renamed. जब implantation हो जाएगा उसके बाद अपन तीनों लेयर को, एंडोमेट्रियम की भी 3 लेयर होती है ना, इसलिए इसकी भी 3 लेयर होती है। डेसिडुआ बेसिलिस जो कि ब्लास्टोसिस्ट के कांटेक्ट में होती है, डेसिडुआ कैप्सुलरिस थिन लेयर कवरिंग द ब्लास्टोसिस्ट, और डेसिडुआ पेराइटलिस जो कि रेस्ट ऑफ डेसिडुआ लाइनिंग द यूट्राइन कैविटी, यानी आइट साइड की जो भी लेयर होगी वो होती है डेसिडुआ पेराइटलिस, है ना। यहाँ पर हमको डेसिडुआ बेसिलिस से ही मतलब है। तो क्या हुआ? अब देखो, इतना प्लेसेंटा फॉर्मेशन में इतना ही था। तो आपको समझना क्या है, इस तरीके से लिखना है डेफिनेशन, फिर बताना है किसका डेवलपमेंट फीटो मैटरनल ओरिजिन से होता है। कोरियन फ्रोंडोसम फीटल पार्ट होगा, मैटरनल पार्ट डेसिडुआ बेसिलिस होगा। फिर कब फॉर्मेशन होता है? सो सिक्स्थ वीक से स्टार्ट होता है और कंप्लीटेड बाय 12 वीक। ठीक है। फिर ये वाला पार्ट अपने को वहां पर दिखाना है कि किस तरीके से ब्लास्टोसिस्ट के बाद साइटोटोपोब्लास्ट का फॉर्मेशन हुआ और किस तरीके से वहां पर कोरियन फ्रोंडोसम बना। देन डेसिडुआ क्या होती है वो भी पहले ही डिफाइन कर सकते हो। फिर आपको अपने को यहाँ पर बताना है, ये डायग्राम थोड़ा ढंग से बनाकर दिखा सकते हो कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी विलाई का फॉर्मेशन होता है और इसी बोलते हैं कोरियन फ्रोंडोसम। ठीक है, इस तरीके से। फिर यस मैम। डेसिडुआ वाला पार्ट भी हो गया। तो इसमें ओवरऑल हमारी कहानी क्या है कि कोरियन फ्रोंडोसम कैसा बना और डेसिडुआ कैसे बनी, इनको हमको एक्सप्लेन करके वहां पर उसका इंसर्शन बताना है। ठीक है, ज्यादा कुछ भी इतना टफ नहीं है। फिर प्लेसेंटा एट टर्म, देखो जब टर्म प्लेसेंटा यानी पूरा फुल्ली फॉर्म्ड हो जाता है तो क्या होता है कि इसका ऑलमोस्ट सर्कुलर डिस्क होता है। इसका जो शेप होगा वो ऑलमोस्ट सर्कुलर डिस्क जैसा होता है। ये तो हमको देखने पे है। जब डिलीवरी वगैरह देखोगे तो वो जब बाहर निकलता है तो एकदम ऐसा गोल जैसा हेड होता है ना वैसा दिखता है। तो हमको कहीं से भी उसका शेप डिस्कॉइड नहीं दिखेगा। जब अपन उसको खोलेंगे पकड़ के तब दिखेगा कि हाँ ये डिस्कॉइड है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, जब आगे चल के देखो तो पता चला कि कैसा, ये तो है ही नहीं। तो इस तरीके का शेप होता है जैसा इस इमेज में दिख रहा है। डायमीटर होगा 15 to 20 सेंटीमीटर, ऑक्यूपाइज 30% ऑफ यूट्राइन वॉल, यानी यूट्राइन वॉल को का जैसे फंडस रीजन है उसको 30% तक ऑक्यूपाई कर लेता है। फिर इसका वेट होता है 500 ग्राम, यानी आधा किलो का वेट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजी का कि प्रपोर्शन टू वेट ऑफ बेबी, यानी अपन रेशियो निकाले प्लेसेंटा इज टू बेबी तो कितना होता है 1:6 का। मान लो 3 किलो का बेबी है ना, तो ये आधा किलो। तो इस तरीके से यहाँ पर 1:6 का रेशियो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर पीजी या फिर अपने एमसीक्यूज वगैरह के लिए। इसकी थिकनेस होती है 2.5 सेंटीमीटर एट सेंटर एंड थिन टूवर्ड्स द एज। जहां पर अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच्ड होती है वहां पर थिकनेस होती है ज्यादा, और आइट साइड का जो भी एरिया होगा वो थिन होगा, है ना। फेटल सरफेस और मैटरनल सरफेस देखो है नीचे वाले, यहाँ पर लोब्स दिख रहे हैं।
ठीक है, ये होती है हमारी, यानी मदर की तरफ, मदर की साइड तरफ अटैच होगा ये, या क्या बोल सकते हैं हम, जो डेसिडुआ पाला पार्ट है वहां से अटैच होगा। तो इसमें दिख रहा है छोटे छोटे रफ सरफेस होती है, छोटे छोटे लोब्स प्रेजेंट होते हैं, अबाउट 15 to 20 लोब्स। पर यदि ये होता है फीटल सरफेस, फीटल सरफेस जो होती है वो क्या बोल सकते हैं हम, शाइनी होती है, स्मूथ होती है। और यहाँ पर सबसे पहली बात कि इसके सेंटर में अम्लाइकल कॉर्ड अटैच्ड होता है, और यहाँ पर हमको बहुत सारी वेन्स, आर्टरीज या वेन्स जो है हमको दिखती हैं, कैपिलरीज दिखती हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट वो है। देन सेपरेशन, लाइन ऑफ सेपरेशन आफ्टर बर्थ इज थ्रू द डेसिडुआ स्पॉन्जिसम, यानी कहाँ से सेपरेट होगी, तो डेसिडुआ स्पॉन्जिसम वाले पार्ट से ये सेपरेट होगी, यानी कुछ पार्ट एंडोमेट्रियम का भी प्लेसेंटा के साथ शेड ऑफ हो जाता है। तो ये इसकी कॉमन। अब नोट्स तुम अपने हिसाब से बनाना कि हमको कौन सा वाला पार्ट पहले लिखना चाहिए, कौन सा बाद में लिखना चाहिए, है ना, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो एनाटॉमी क्या हो गई, ऑलमोस्ट सर्कुलर डिस्क, फील्स स्पॉन्जी, स्पॉन्जी होगा। प्लेसेंटा, बोलो। मैंने कहा प्लेसेंटा फॉर्मेशन आया तो मम्मी शेड ऑफ वाला पार्ट भी लिखना जरूरी है, ऊपर तक नहीं लिखेंगे, बस टर्शियरी विला तक लिख देंगे तो। शेड ऑफ वाला मतलब ये डेसिडुआ स्पॉन्जिसम लिखा जो। हाँ हाँ, नहीं जैसे अभी आपने बोला ना प्लेसेंटा टर्म, ये शेड ऑफ कर, एंडोमेट्रियम का पार्ट भी शेड ऑफ हो जाएगा स्पॉन्जिसम से, तो ये सब तो हाँ, ये लिखना प्लेसेंटा जरूर फॉर्म। नहीं, लिखना जरूरी नहीं है, पर हमारे पास इतना कंटेंट नहीं होता। जैसे तुम सिर्फ इतना अच्छा। लिखोगे ना, तो अपने पास कंटेंट हम्म बढ़ाने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मान लो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आ गया, तो डिपेंड तो तो लिखना पड़ेगा। कंटेंट डिपेंड करता है, हाँ, कंटेंट डिपेंड करता है हमारे ऊपर। यदि 2 मार्क्स में पूछ रहा है तो कितना लिखना है, क्या क्या पूछा है, क्या लिखना है। 5 मार्क्स में पूछा है तो आपको पेजेस के अनुसार कभी भी लिखना। 1.5 पेज तक हम पहुंच गए मतलब हम सफिशियंट पहुंच गए, 2 तक जा रहे हैं मतलब मोर देन सफिशियंट है ना। अब मान लो ये क्वेश्चन, क्योंकि अपने एमपीएमएसयू में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर यदि उन्होंने 10 मार्क्स का प्लेसेंटा फॉर्मेशन दे दिया, तो जो फ्लो चार्ट अपन ने बनाए थे वो भी लिखना पड़ेगा अपने को ना। 4-5 पेज भरने, अब तुम सोचो 4-5 पेज भरने के लिए अपने को कितना चीज चाहिए, तो सब लिख दो, जो जो लिख सकते हो। मैं बहुत ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा पढ़ाती हूँ तुम लोगों को कि कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आए, मोस्टली 10 तक भी आएगा तो अपन आराम से वहां पर टॉपिक कवर कर सके, है ना। और नोट्स भी तुम लोगों को इसी तरीके से ये सही। बनाने हैं। फिर अपने ऊपर डिपेंड करता है, याद पढ़ोगे तो पूरा याद वहां पर जितना आ जाए, है ना, हम्म। इस तरीके से। और ये है कि ये जो चीज है ये आगे चल के तुमको उसमें भी काम आएगी, गायनी में। तो वहां से उसके लिए भी एक नॉलेज पहले से ही पता होगा कि हाँ हमने कहीं तो पढ़े थे, ठीक है। तो ये हमारी इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी एनाटॉमी हो गई कि ऑलमोस्ट सर्कुलर डिस्क होता है, जिसको अपन डिस्कॉइड बोलते हैं। स्पॉन्जी होता है, डायमीटर 15 to 20 सेंटीमीटर होगा, थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर होगी एट सेंटर, थिन होती है ये एडजेस में, है ना। इसका वेट होता है 500 ग्राम, कब, टर्म प्रेगनेंसी में, याद रखना जब फुल टर्म बेबी होगा तब। और यदि रेशियो की बात किया जाए तो 1:6 होता है, बेबी का वेट ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ग्रेटर देन प्लेसेंटा। 2 सरफेसेस होगी, मैटरनल सरफेस और फीटल सरफेस। अभी आगे इसमें देखो, उम, ये इसके फंक्शन है, अपन आगे देखेंगे अच्छे से। ये प्लेसेंटा क्या है कि प्लेसेंटा इज डेवलप्ड फ्रॉम क्रोनियन, फ्रोंडोसम एंड डेसिडुआ, अभी अपन पढ़ चुके हैं। इट बिगिंस एट 6th वीक, कंप्लीटेड बाय 12th वीक, ये भी देख चुके हैं। प्लेसेंटा एट टर्म, द प्लेसेंटा इज टर्म्ड इज ऑलमोस्ट सर्कुलर डिस्क विथ द डायमीटर ऑफ 15 to 20 सेंटीमीटर। इट इज 2.5 सेंटीमीटर at its center. It weighs about 500 gram or 1/6 of baby's weight. It is of 2 surfaces, fetal surface, maternal surface, है ना। फीटल सरफेस जो बाहर तरफ से हमको दिखेगी, जहां से अम्लाइकल कॉर्ड अटैच होती है, ये ध्यान रखना। अम्लाइकल कॉर्ड वाला पॉइंट याद रखोगे, अपने आप कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। द फीटल सरफेस इज कवर्ड बाय स्मूथ एंड जिलेटिनस एमनियन विद द अम्लाइकल कॉर्ड। एमनियन फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड है, तो एमनियन होगा उसके ऊपर कवरिंग। अम्लाइकल कॉर्ड अटैच्ड होगा नियर टू इट्स सेंटर। Branches of umbilical vessels are visible beneath the amnion as they radiate from the insertion of cord. यानी हमको कुछ वेसल्स वहां पर दिखेंगी जहां से अम्लाइकल कॉर्ड अटैच्ड हुई है, क्योंकि अम्लाइकल वेसल्स वहां पर पूरी हमको दिखेंगी, है ना, बाहर की सरफेस से। द एमनियन कैन बी पील्ड ऑफ फ्रॉम द अंडरलाइन कोरियन एक्सेप्ट एट द इंसर्शन ऑफ कॉर्ड। यानी जो एमनियन है उसको अपन आराम से हटा सकते हैं इंसर्शन ऑफ कॉर्ड को छोड़कर, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था। देन आता है मेटरनल सरफेस, जब इसको उल्टा करोगे तो वहां पर ये रफ और स्पॉन्जी होती है, रेड डल कलर की होगी। इसमें अबाउट 15 से 20 लोब्स दिखते हैं, अभी ऊपर दिखाई थी, इसको अपन बोलते हैं कॉटिलिडन्स,
है ना, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय फर, दिख रहा है इस तरीके से, डिवीजन अलग ही दिखेगा हमको कि कुछ चीज है और वो डिवाइडेड है। तो इसको 15 to 20 कोटिलिडन्स होते हैं जो कि एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा सेपरेट्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी एंड द लाइन ऑफ residua spongosum. The placenta is lined internally by the amniotic membrane and chorion plate, externally by the basal plate, and in between to the choriodecidual space containing the stem villi with their branches. अब ये बहुत हाई लेवल की बात होगी क्योंकि ये मेरी बुक का है, गायनी की बुक का फोटो है, तो ये अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम फीटल टू मेटरनल सरफेस जाएंगे तो हम सबसे पहले अपने को एमनियोटिक मेम्ब्रेन दिखेगी, देन कोरियन प्लेट दिखेगी, देन कोरियोडेसिडुअल प्लेट दिखेगी, यानी वो जो कोरियन और डेसिडुआ का फॉर्मेशन था वो, तो ये भी छोड़ो, इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर प्लेसेंटा, तो यहाँ पर दो तरीके की प्लेसेंटल विलाई का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहली होती है एंकरिंग विलाई। एंकरिंग, एंकर का मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज को एक चीज से दूसरी चीज को जो चीज जोड़ती है उसको बोलते हैं अपन एंकर, है ना। तो एंकरिंग विलाई क्या होती है, वो विलाई जो कि फीटस से मदर वाले डेसिडुआ पार्ट को अटैच करे, इंसर्ट हो रही थी तो वो अटैच करेगी, वो होती है एंकरिंग विलाई। दूसरी होती है न्यूट्रिटिव विलाई। न्यूट्रिटिव विलाई मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन को पास करे मदर टू फीटस से, है ना। तो न्यूट्रिटिव विलाई, मेजोरिटी ऑफ कोरोनियोनिक विलाई ब्रांच फ्रीली इन द कोरियोडेसिडुअल स्पेस, primary villi branch into secondary and then tertiary villi. These floats in the maternal sinus and provide nutrition to the fetus. आया समझ में कि एक होगी एंकरिंग विलाई जो केवल अटैचमेंट प्रोवाइड करेगी एक दूसरे से, एक होती है न्यूट्रिटिव विलाई जो कि प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी में कन्वर्ट होती है और वहां पर मैटरनल साइनस में इंसर्ट होने के बाद न्यूट्रिशन बेबी तक पहुंचाती है। इस तरीके से तो हमारा प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो रहा था। फिर प्लेसेंटल सर्कुलेशन, तो ये हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं कि मैटरनल सर्कुलेशन में अबाउट 120 स्पाइरल आर्टरी एंटर्स द मैटरनल साइनस और वीनस ब्लड इज कलेक्टेड बाय वीनस चैनल। 120 तक स्पाइरल आर्टरीज जो है वो एंटर करती हैं और वहां पर क्या न्यूट्रिशन लेकर जाएगी और जो वेनस चैनल है उसके थ्रू वहां से वेनस ब्लड भी लेकर जाएगी फीटस से, है ना। देन फीटल सर्कुलेशन कैसे होता है ये हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर दो अम्लाइकल कॉर्ड, अम्लाइकल आर्टरीज होती हैं और एक अम्लाइकल वेन होती है। अम्लाइकल वेन यहाँ पर ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आएगी और अम्लाइकल आर्टरीज जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर जाएगी, है ना। अब ये चीज और ध्यान रखना, कल बताना भूल गए कि कभी भी ये नहीं होता है कि जो मैटरनल ब्लड फीटस का ब्लड आया डीऑक्सीनेटेड और मदर के ब्लड के साथ मिक्स हो गया और मदर का ऑक्सीनेटेड ब्लड फीटस के ब्लड के साथ मिक्स हो गया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर रेड ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होता है, ठीक है। फीटल ब्लड के पास ज्यादा कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन बाइंडिंग की, तो प्लेसेंटा के थ्रू यहाँ पर केवल ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है। मैटरनल ब्लड कभी भी, मैटरनल और फीटल ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, है ना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए कि कहीं पीजी या कहीं पर भी आया तो दिमाग में पहले इमेज होती है ना कि मिक्स हो गया ब्लड फिर वहां से न्यूट्रिशन जाएगा, मिक्स नहीं होता है ब्लड, केवल वहां पर ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम रेड ब्लड सेल। जैसे लंग्स में होता है एल्वियोलाई के थ्रू कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। हाँ बिल्कुल इसी तरीके से। अब क्या होता है फीटल की जो आरबीसी होती है उसके पास बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा बाइंड हो सकता है ना, तो बहुत आसानी से वहां पर ऑक्सीजन जो है ट्रांसफर हो जाता है, मिक्स कभी नहीं होगा ब्लड। फिर placental aging, placenta has limited lifespan, near term pregnancy, normal placenta shows bite infarcts, degenerated villi with the deposition of fibrin and calcium. These infarcts are more common at placental margin, यानी एक लिमिटेड एज है 9 मंथ 10 मंथ के, उसके बाद वो अपने आप शेड ऑफ होने की कंडीशन यानी डीजनरेशन शो करने लगेगा इनसाइड द बॉडी ऑल्सो। तो वहां पर जब वो निकलता है तो अपने को टर्म प्रेगनेंसी में उसके आइट साइड मतलब फाइब्रिन या कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगता है, मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि वो डिजनरेट होने लगा था, ठीक है। फिर फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा भी लिखने आते हैं, यदि देखो 5 मार्क्स में केवल फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा लिखने आए तो आपको फालतू की कहानी कुछ नहीं लिखनी है, केवल प्लेसेंटा को थोड़ा सा डिफाइन करना जो अपन ने उसकी स्टार्टिंग में पढ़े थे ना इंट्रोडक्शन टाइप्स 2-4 लाइन का, और फिर अपने को डायरेक्टली वहां पर फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा लिखना है। पूरी मत कहानी लिखने लग जाना कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है चलो लिखें, आगे पीछे के क्वेश्चन छूट जाते हैं, जितना पूछा है उतना ही लिखना है ना अपने को। तो फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा आया
तो फीटल रेस्पिरेटरी फंक्शन, सबसे पहले नाम याद रखो, रेस्पिरेटरी, एलिमेंट्री, एक्सक्रीटरी, बैरियर, चार तो अपने वैसे ही हो गए। देन एंजाइम फंक्शन और इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शन में हमको पता है कि बाय सिंपल डिफ्यूजन ऑक्सीजन गोज टू फीटल सर्कुलेशन एंड फ्रॉम मैटरनल साइनस एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट। ठीक है। एलिमेंट्री फंक्शन मतलब होता है न्यूट्रिटिव फंक्शन भी लिख सकते हो उसको। ऑल न्यूट्रिएंट सच एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड, अमीनो एसिड्स, लिपिड, विटामिन, मिनरल, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट जो भी है वो मैटरनल साइनस से फीटल सर्कुलेशन में जाता है। Excretory function, तो placenta act as fetal kidney by excreting a small amount of placental hormones and steroid hormones. फिर fetal barrier function, तो this prevent large molecular size substance to pass from mother to fetus. Currently this barrier function is considered a myth. मतलब ऐसा बोला जाता है कि प्लेसेंटा जो है वो बैरियर का भी काम करता है, यानी कोई भी ड्रग्स या फिर कुछ भी चीज जो है वो उसको, या कोई भी वायरस वगैरह है वो मदर से फीटस में पास नहीं होने देगा। पर ये फंक्शन इसका अभी भी मिथ ही माना जाता है, क्योंकि देखो बहुत से डिसीज जो है वो मदर में पास, वो फीटस से में पास हो जाती है मदर की। हम बोलते हैं जेनेटिकल है ना, या फिर बाय बर्थ है। तो ये बैरियर फंक्शन जो है वो अभी भी उस तरीके से पूरी तरीके से प्रूफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ड्रग्स भी आसानी से, बहुत से ड्रग्स जो है वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, क्योंकि फीटस को नुकसान ना पहुंचाए इस वजह से। क्योंकि बैरियर करती होती तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों करते हैं, है ना। पर ये भी फंक्शन इसमें अपन मान सकते हैं। देन एंजाइम फंक्शन, वेरियस एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन हार्मोन सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म आर इलेबोरेटेड बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से यहाँ पर वेरियस एंजाइम्स जो है वो भी जनरेट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, क्योंकि आईजीजी एंटीबॉडी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंटीबॉडी में कि ये मैटरनल से फीटस में के थ्रू जो है वो पास होती है ना। ये यहाँ तक अब तुम लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। अब एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्लेसेंटा जनरल इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ा देती हूँ, जरूरी नहीं लिखो, 10 मार्क्स में आया याद रह गया तो ठीक है ना। एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्लेसेंटा में लार्ज प्लेसेंटा, कि जब प्लेसेंटा का जो साइज होता है अपन ने पढ़े 30% कवर करना चाहिए यूट्रस से, उससे बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में है तो उसको लार्ज प्लेसेंटा बोलते हैं, जैसे सिफिलिस, डायबिटीज मेलाइटस या इरेथ्रोब्लास्टोसिस के केस में। देन प्लेसेंटा सक्सिट्यूरेटा, इसका मतलब होता है कि देखो एक प्लेसेंटा है ना, उसके ऊपर नीचे मतलब उससे कनेक्टेड छोटे छोटे लोब्स बन जाएं, उसके साइज बहुत बड़ा लेकिन उसके आसपास छोटे छोटे लोब्स का फॉर्मेशन हो जाए, इसको बोलते हैं अपन प्लेसेंटा सक्सेंट्यूरेटा। वन और मोर स्मॉल एसेसरी लोब्स लाई अवे फ्रॉम द मेन मास कंटेनिंग ब्लड वेसल्स। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि ये प्लेसेंटा, यदि ऐसा कोई प्लेसेंटा है, अबनॉर्मलिटी है, तो आगे चल के वो पोस्टमार्टम हेमरेज यानी डिलीवरी के समय बहुत, अब वो तो अटैच्ड रहेगा तो बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है वो मदर को हो सकती है। देन बाईपार्टाइट या टाइपार्टाइट प्लेसेंटा, यानी 2 या 3 प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाए एक साथ, है ना। दीज आर 2 और 3 ऑलमोस्ट इक्वल लोब्स लाइंग क्लोज टू ईच अदर, जैसे दिख रहा है डायग्राम में। फीटल वेसल्स एक्सटेंड फ्रॉम वन लोब टू अनदर बिफोर यूनाइटिंग एंड अम्लाइकल कॉर्ड, यानी दोनों तरफ अम्लाइकल कॉर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस वजह से भी यहाँ पर एंटीपार्टम हेमरेज यानी डिलीवरी के पहले ही, यानी एबॉर्शन का केस भी यहाँ पर बन सकता है, और या रिटेन प्लेसेंटा। और बैटल डोर प्लेसेंटा क्या होता है कि जो अम्लाइकल कॉर्ड है वो एकदम सेंटर से न अटैच होके एज यानी किनारे से कहीं अटैच्ड हो, ये होता है बैटल डोर प्लेसेंटा। ठीक है, तो ये एबनॉर्मेलिटीज यदि याद आ जाए नाम बस तो भी लिख सकते हो यदि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, नहीं तो तुम लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है इतना ही। ठीक है, नोट्स जरूर प्रिपेयर करना इन टॉपिक्स के। यस मैम। समझ में आया?